यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एनडीए को आज 10 निर्दलीय और छोटी पार्टियों का और समर्थन मिल चुका है और संख्या अब 303 तक पहुंच गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की पहली तस्वीर भी आ गई है। मोदी 3.0 कैसा होगा, किसका नाम कटा, किसका जुटा, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सहयोगियों के साथ क्या होगा, इस पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं शो के आखिर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वो सवाल जो मोदी समर्थक या मोदी विरोधी दोनों के दिमाग में चल रहा है। 2024 में बीजेपी को बड़ी चुनावी सफलता मिलने को लेकर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त थे। तभी तो संसद में कहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी की जीत का रथ 240 के आंकड़े पर रुक गया। तो सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कांग्रेस कहने को तो कह सकती है कि 58% लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि 3-4 राज्यों में ही बीजेपी के पुअर परफॉर्मेंस ने रणनीतिक तौर पर खेल बिगाड़ा है, वरना मोदी को 2019 को दोहराने से कोई नहीं रोक सकता था। सच्चाई यह भी है कि बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में कमोबेश 2019 का परफॉर्मेंस या तो दोहराया है या उससे बेहतर किया है। मैं आपको बीजेपी के नंबर गिरने के 3 ब्लैक स्पॉट दिखाना चाहती हूं। पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का। यूपी में बीजेपी को अब की बार 33 सीटें आई हैं। 2019 में ये 62 सीटें थी, 2014 में तो ये 71 सीटें थी। अब दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें आ सकी हैं। 2019 में 23 सीटें थी, 2014 में 23 सीटें थी। और तीसरा नंबर है राजस्थान का। राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं। 2019 में 24 और 2014 में 25 सीटें थी। सवाल है कि अगर इन राज्यों में राहुल गांधी का खटाखट चला तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला, ओडिशा में क्यों नहीं चला, या उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में क्यों नहीं चला? दक्षिण में भी बीजेपी पहले से बड़ी है, घटी नहीं। सवाल है कि अगर अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा ही पावरफुल था तो जाति जनगणना, आरक्षण और सरकारी नौकरी की बात करने वाले तेजस्वी यादव बिहार में क्यों फेल हो गए? सवाल पब्लिक का है कि क्या यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में नारों और मुद्दों के उलट कुछ तो हुआ जिसने बीजेपी को रिवर्स गियर पर डाल दिया? प्रचार में बम, सीट में कम, बीजेपी का हुआ क्या? यही है आज सवाल पब्लिक का। बीजेपी के समर्थक चुनावी नारा लगाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन यूपी में बीजेपी के परफॉर्मेंस में तो गिरावट आई ही। पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट भी हार गई। अयोध्या इसी लोकसभा क्षेत्र में है। ऐसे में यूपी में बीजेपी की हार बीजेपी के समर्थकों को हैरान करने वाली है। सुनिए मौजूदा लोकसभा में जीत कर आए बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव क्या कह रहे हैं। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया।
तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है चुनाव को लेकर, ये चिंता का विषय भी है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी। निश्चित रूप से पार्टी इसमें समीक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति बनी है उसमें अपने को खुद को अलग नहीं कर पा रहा। पार्टी को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है और पार्टी इस पर मैं समझता हूँ कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे। और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भितरघात किया है और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। यानी यूपी और खासकर अयोध्या में बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। मैं कुछ और आंकड़े आपको बताना चाहती हूं जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर तस्वीर थोड़ी और साफ करेगा। 2019 के मुकाबले बीजेपी का कुल वोट शेयर लगभग 1.14% ही घटा है, लेकिन सीटें 63 घट गई हैं। लेकिन वोट शेयर का यूपी का आंकड़ा देखिए। 2019 में बीजेपी को यूपी में लगभग 50% वोट था और 62 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार यूपी में बीजेपी का वोट शेयर का आंकड़ा 41.37% हो गया है और सीटें घटकर 33 रह गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले सिर्फ 1.62% घटने पर सीटें 23 से घटकर 9 रह गई हैं। हालांकि राजस्थान में यूपी जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहां 2019 के मुकाबले बीजेपी का वोट करीब 10% घटा और सीटें घटकर 24 से 14 रह गई हैं। यानी बीजेपी को झटका देने वाले राज्यों में कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से दूर हुआ। सुनिए अपनी सफलता को अखिलेश यादव किस तरह से आंक रहे हैं। मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने इंडिया टीवी का माइक ले लो। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहाँ तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो। अखिलेश यादव यूपी में अपनी सफलता पर इतने उत्साहित हैं कि एनडीए के दलों को चिढ़ा भी रहे हैं और कह रहे हैं एक्स पर जो आज लिखा है, आज जो भाजपा के साथ जाकर नासमझी दिखा रहे हैं वो भी भाजपा के इतिहास को समझते हुए भविष्य में अपनी पार्टी के टूटने की आशंका से ग्रस्त है। उन्हें भी जनता के सच्चे जनादेश का सम्मान करना चाहिए और देश को सांप्रदायिक राजनीति के चंगुल से मुक्त करने के अभियान में जनता का साथ देना चाहिए। ऐसे में अब यह देखना होगा कि मोदी की थर्ड पारी शुरू होने के पहले ही विपक्ष जो ये आउट आउट का नारा लगा रहा है उसे बीजेपी कितना काट सकेगी। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में राहुल अखिलेश के दम की बजाय किसी और वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ा? अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी की हार की वजह क्या रही? मोदी 3.0 के गठन से पहले ही विपक्ष का हमला क्या संकेत दे रहा है? क्या अकेले बहुमत के बिना मोदी मजबूत बने रहेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किशोर तिवारी, नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और सुहेल सेठ, मार्केटिंग गुरु जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेकिन मेरा सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। प्रणाम, नमस्कार। और अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि अगर पीडीए इतना अच्छा चला तो पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों चला?
बिहार में क्यों नहीं चला? अलायंस तो एक ही थी। अगर खटाखट राहुल गांधी का इतना अच्छा चला तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चला, बिहार में नहीं चला, महाराष्ट्र में थोड़ा चला लेकिन ओडिशा में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, उत्तराखंड में नहीं चला। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कारण क्या है जो अयोध्या में भी बीजेपी हार गई? नमिका जी हमें बधाई नहीं देंगी जीतने की? वो तो मैं दे चुकी हूँ। धन्यवाद, वही तो चाह रहा हूँ, जनता के सामने कम से कम अरे अच्छा लगता है। आप देर से आए हैं, मैं तो 3 दिन से बधाई दे रही हूँ। अरे नहीं, लेकिन अखिलेश जी ने भी बधाई स्वीकार की और मैं उठकर अरे नहीं, आपको बधाई, बहुत बधाई यहीं दे देती हूँ। बहुत बधाई आपको भी बहुत बधाई और धन्यवाद। दरअसल में देखो, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं थी, और जबकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर में हमेशा मुद्दों पे बात करता रहा, और हमारे मुद्दों को लेके हमारे साथी और हमारे अच्छे मित्र भी हैं सुधांशु जी, उस मुद्दों को लेके वो महंगाई दर खोजते रहे और हम महंगाई गिनाते रहे कि महंगाई कितनी है। वो दर में अटक गए, और दर में अटकने से वो दर भटक गए उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर वो महंगाई पे बात कर लेते, महंगाई की चर्चा कर लेते, जनता के मुद्दों को समझ जाते, तो शायद आज उनको परेशानियों को नहीं देखना पड़ता। वो उन्होंने को लगा कि प्रभुराम उनकी नैया पार करेंगे, तो देखो प्रभुराम भी समझ गए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये प्रभुराम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनका सम्मान अगर करते, अगर उनकी आस्था की, तो धर्म तो हमारा आस्था का विषय था, राजनीतिक विषय था नहीं। इसलिए अयोध्या में भी देखे प्रभुराम ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, वहाँ भी इनको हरा दिया। चित्रकूट में भी जाइए, इनका हाल वही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि देश मुद्दों पे जनता चाहती है कि मुद्दों पे बात हो, जनता के संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, जनता के दर्द को समझें, जनता की तकलीफ को समझें। ये तकलीफ वो नहीं समझ पाए, ये सिर्फ सत्ता के चक्कर में जनता के साथ ही राजनीति करते रहे, तो जनता ने इनके साथ राजनीति कर दी। दिक्कत ये है, ये राजनीति जनता के साथ कर रहे थे, जनता को घुमा रहे थे इधर उधर की बातें करके, मीट मुर्गा मछली मंगलसूत्र और बाबरी ताला, तो जनता ने इनके वोट पे ताला लगा दिया। अब ये ताला कहीं और लगाना की बात कर रहे थे, जनता ने कहा अच्छा ये ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। समझ अब भी नहीं मुझे आ रहा कि जनता ने यहाँ उत्तर प्रदेश में ताला लगा दिया, बिहार में ताला लगाना भूल गए, उत्तराखंड में लगाना भूल गए, हिमाचल, या आप कह रहे हैं या आप महाराष्ट्र में लगाया, महाराष्ट्र में लगाया, तमिलनाडु में तो हमेशा से ही ताला था, तो नया ताला थोड़ी लगा, बल्कि वोट बढ़ गया। केरला में सीट आ गई, आंध्रा में 3 सीटें आ गई, कर्नाटका में अच्छी थी, तेलंगाना में सीटें बढ़ गई। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, बात अब विपक्षियों की नहीं है, बात अब आपकी अपनी पार्टी में उठ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि 62 से 33 सीट पर आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में और अयोध्या की सीट हार गई। और अगर ये 3 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस तरह की परफॉर्मेंस ना करते तो शायद 240 नहीं, आप 300 पार होते। तो सवाल आज पब्लिक का यही है कि हुआ क्या? जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और इन दोनों राज्यों में जो परिणाम रहे वो हमारी अपेक्षा के प्रतिकूल रहे, और मुख्य रूप से ये, और तीसरा हम कह सकते हैं बंगाल, जिस कारण से स्थिति हमारे बहुत ज्यादा अगेंस्ट में चली गई। परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे मित्र भदौरिया जी ये बोलते हैं, बताइए 37% वोट के साथ 240 सीटें पाकर, मैं सिर्फ बीजेपी की अभी बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की नहीं कर रहा हूं साहब, हम तो हार गए। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीटें कांग्रेस नहीं टच कर पाई और वो जीत गए। मतलब आप लोग भी गजब विश्लेषण करते हैं। आपने कहा कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी उत्तर प्रदेश में हमें 41.42% वोट मिला और हमारा साथ तो सबसे छूट गया, और आपको 33% वोट मिला और आपका साथ सबसे बेहतर हो गया। मेरे विचार से यथार्थ देखना चाहिए। अभी दक्षिण भारत की आपको बात बताऊं, सीटें तो आप सबको पता है आपको तेलंगाना में बीजेपी कितना वोट मिला है? 35%। आपको पता है कर्नाटक में कितना वोट मिला है? 46%। केरल में हमारी एक सीट आई है 16.8%। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आई है 11%। बताइए कांग्रेस की सीटें दक्षिण भारत में ज्यादा हैं या हमारी सीटें ज्यादा हैं? कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा है या हमारा वोट शेयर ज्यादा है?
और मैं कहना चाहता हूं आपसे एक बिंदु और, कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे अब उसे पूरा करिए ना। लखनऊ में वो दृश्य सामने आया कि मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंच गईं, यानी उनसे वो फॉर्म, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था ऐसे कोई फॉर्म भरवाए गए कि 5 तारीख के बाद आके 1 लाख रुपए ले लेना आके। ये तो जो पॉन्जी स्कीम वाले होते हैं ये धोखाधड़ी करते हैं कि फॉर्म भरवा दो और मेरा ये काम कर दो और 5 तारीख के बाद ले लेना। तो अब मैं कहना चाहता हूं जहां पे आपकी गठबंधन की सरकारें हैं वहां खटाखट दिलवाइए ना। अब कर्नाटक में दिलवाइए, तमिलनाडु में दिलवाइए, बंगाल में दिलवाइए, दिल्ली में दिलवाइए, धड़ाधड़ दिलाइए, खटाखट पैसा आना चाहिए। अब चुप सारी बात चुप हो जाएगी। मैं आऊंगी और फिर मैं यह भी आपसे जनता ने इनको हराया है फटाफट, इसलिए इनको याद रह गया। जनता ने अगर इनको हराया होता, महंगाई के नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप जीते हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत अच्छी सीटें आई हैं, मैंने आपको मुबारकबाद भी दी है, लेकिन आप भी विपक्ष में बैठेंगे। नाविका जी एक लाइन बोल दो, विपक्ष में बैठेंगे और इनको नाविका जी एक लाइन मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए नाविका जी एक लाइन, इंडी गठबंधन की 232 सीटें दिखाई जा रही हैं। अच्छा, मैं सिर्फ बड़े मुद्दे की बात कर रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय का बयान आया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था वो सिर्फ दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में नहीं होगा। तो परम आदरणीय सम्माननीय भदौरिया जी बता दीजिए, जवाब दे रहा हूं। सपा और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, बहुत ही साल दूर है। पहले यह कहलवा दीजिए कि 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद केरल में चुनाव है, तो ये बताइए यूडीएफ लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव अरे लड़ेंगे? प्रभु जवाब देके जाइएगा। हाँ बिल्कुल सम्मानित, अरे सुन तो लीजिए, सम्मानित परम आदरणीय प्रभु, अरे सुनिए सम्मानित, अरे सुनिए जवाब तो दे रहा हूं, सुनना नहीं चाहते। सम्मानित बहुत ही हमारे क्या कहेंगे, बहुत ही परम सम्मानित और प्रभु जी, ये बताइए कि जिनके साथ आप गठबंधन बना रहे हैं, ये गारंटी है क्या 1 महीने के बाद आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसकी गारंटी तो आप दे दो मुझे पहले। जिनके साथ सत्ता बनाने के लिए आप जा रहे हो उसकी गारंटी तो आप दे नहीं पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात, और हमारी गारंटी है कि जनता के मुद्दों पे हम साथ रहेंगे, देश के मुद्दों पे साथ रहेंगे, राष्ट्र के मुद्दों पे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ हम साथ रहेंगे। जनता को कैसे न्याय मिले, जनता कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, कैसे यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे जो छात्र हैं उनको सम्मान मिले, उन मुद्दों पे हम एक साथ रहेंगे। आप एक कान खोल के सुन लीजिए और दोबारा कान खोल के सुन लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो। हम देश के मुद्दों पे एक साथ खड़े दिखाई देंगे। चलिए नेहले पे दहला आ गया। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। एक सीधा सवाल पूछा था जिसका हाँ या नहीं में उत्तर हो सकता था। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्ट साथ रहेंगे, हाँ या ना? मैंने आपसे बोला राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे हम साथ दिखाई देंगे। लेकिन आप बताइए जिनके साथ गठबंधन है उनके साथ आपका 1 महीने बाद रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, मैं सुधांशु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया। अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तो हरनाथ सिंह जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, भीतर घात उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है। ये भीतर, वो आपके सांसद हैं, आपके साथ कॉलीग हैं राज्यसभा में, और भीतर घात क्या इशारा कर रहे हैं ये तो बताइए। ये तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा? If you talk like this, there'll be no TV after Mama Go. देखिए नाविका जी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में हमारे अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं आई, सरकार हमारी बन गई है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर हमारी अनुरूप नहीं आई उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तो इसकी विवेचना रिजल्ट आने के बाद सारे व्यापक कारणों पर विचार करके होगी। इट विल टेक वीक्स, और हम करते हैं। तब ये जो वो कह रहे हैं वो भी संभावना हो सकती, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। मगर मैंने इसलिए कहा, ये तो भीतर घात की बात कह रहे हैं, हमारी 292 सीटें हमारे सारे सहयोगियों के साथ लड़के आई हैं, इनकी 232 एक दूसरे के खिलाफ लड़के भी आई हैं। जैसे केरल की 20 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, पंजाब की 13 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे 33, और बंगाल की 42 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तो 75 पे तो एक दूसरे से लड़के आए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, भीतर घात छोड़िए,
यहाँ तो एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करके आए। तो मैंने पूछा भाई आगे कितने रहेंगे, उसमें भदौरिया चलिए आप जवाब दे नहीं रहे, पर कल माकर बाकी लोग भी तो बैठे हैं आप ही के साथ ही, आप ही के साथ 10 सेकंड अविका जी, 37 सीटें नहीं, अभी तो 37 सीटें अभी नहीं अभी अलायंस है ना, तो 10 सेकंड, अरे इतने में जवाब दे देता। कमलाकर त्रिपाठी जी देखिए, आप ही के अलायंस पार्टनर बोलने नहीं दे रहे। पटाहट है, अपने साथियों को स्थान देने के तैयार। अरे स्थान पूरा दे रहे हैं भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो दिक्कत है। ये तो एंकर का काम होता है कि गवर्न करना। चलिए ये भी मेरा काम, ये भी मेरा काम। देखिए उन्होंने मेरे गलती लगा दी। कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे तो ये बता, जब चाहती हैं, जिसका चाहती है म्यूट कर देती हैं, जिसका चाहती है उससे क्वेश्चन पूछती हैं, मुझे हमेशा आप दरकिनार रखती हैं। कभी कदाच आपको मेरा ख्याल आता है। खैर आप अपना प्रश्न पूछे तो मैं किसको उसका म्यूट जवाब कर रही हूँ? मान्यवर किसी को म्यूट नहीं किया, सब बोल रहे हैं, सबकी आवाज आ रही है। अब मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूंगी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ सवाल तो पूछ लूं। मैं तो ये कह रही हूं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा, तो अब ये जो लाइनें लगी है कांग्रेस ऑफिस के बाहर, इनका क्या होगा? खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट, ठकाठक ठकाठक, कब आएंगे पैसे? सपाचट बीजेपी। देखिए बड़ा हास्यास्पद है, पॉन्जी स्कीम्स की बात वो कर रहे हैं जो 15 लाख को बाद में जुमला बताते हैं, वो कर रहे हैं जो 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए थे और बेरोजगारी को चरम पर कर दिया, वो कर रहे हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं और बृजभूषण शरण सिंह के लड़के जैसे लोगों को टिकट देते हैं, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। तो इनका जो ये दोहरा चरित्र है, यही जब जनता के सामने आ जाता है तो जनता उस पर इनको बाहर कर देती है। और अभी भी ये आंकड़ों की बाजीगरी में सुधांशु जी लगे हुए हैं, इनको प्रत्यक्ष ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे, 400 पार तो ये पार तो वो पार, और एजेंडा इनका क्या था पूरे चुनाव भर अगर आपने देखा हो तो ये सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की और कम्युनल बेसिस पे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो कहते थे माननीय मोदी जी की विपक्ष अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करे तो मंगलसूत्र तो भैंस खींच करके ले जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने दूंगा। ये जो स्थितियां थीं, और सबसे बड़ी बात जो अहंकार, जो अभी भी सुधांशु जी और बाकी सारे बीजेपी के लोगों को नहीं दिख रहा है कि अहंकार का पान भगवान करते हैं, और वही उन्होंने किया। आप अयोध्या की सीट भी हारते हो क्योंकि भगवान राम शबरी के भी थे और विभीषण के भी थे, वो सबके थे, हर उस व्यक्ति के थे जो समाज के में सत्य पर खड़ा था या समाज का दबा कुचला तबका था। उनके सामने उनके सारे जो क्रिएशन हैं वो सब बराबर हैं। लेकिन आपने क्या करना चाहा? आप तो अहंकार में इतना ज्यादा हो गए कि मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल चाइल्ड तक नहीं बता रहे थे, कह रहे थे कि नहीं दे रहे। कमलाकर जी आप पैसों का जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से भेजा गया है। नहीं आप जवाब ही नहीं दे रहे। वो महिलाएं जो खड़ी हैं उनके अकाउंट में पैसे कब आएंगे? स्पॉन्सर्ड इवेंट्स के जवाब देने का कोई मतलब नहीं होता। कमाल है। जो सत्ता में है और जिन वादों पे आया है ये आपने बंटवाए थे या ये स्पॉन्सर्ड है? अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, अच्छा ये इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि आप सरकार है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कमलाकर जी को कह देना चाहिए, आपकी कोई नहीं आया उसकी बात वादा आप करें, पूरा सुधांशु जी करें। सरकार है, आप उनको बुला के पैसे दे दीजिए, क्या दिक्कत आपको? वादा आपका, मदद नहीं कर सकते सुधांशु जी आपके। फिर सरकार एक मिनट, एक बात, गजब है भैया, गजब ये महंगाई सवाल उठाना है, मदद नहीं कर रहे। अच्छा बोलने तो दीजिए। 2014 का नारा था
400 का सिलेंडर जो है 1000 कर दिया। कमलाकर जी एक मिनट, सुधांशु जी जवाब दे को रहे नहीं बोलने देते। देखिए तिवारी जी शांति से बैठे हुए हैं, सुहेल सेठ जी शांति से बैठे हैं, कमलाकर जी भी शांत बैठे रहे। आपको पता नहीं कौन सी खुजली होती है, हर बार बीच में बोलते रहते हैं। अपने टर्न बोल रहा है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। कमलाकर जी को यह कहना चाहिए कि वो जो फॉर्म वो महिलाएं दिखा रही हैं वो गलत है। उनको कहना चाहिए वो फर्जी है। उसमें एक बार कोड भी पड़ा। क्यों नहीं साथ कर पा रहे कि ना हमने ऐसा कुछ कहा था ना हमने किया। दूसरी बात, कांग्रेस कार्यालय क्यों कहा था उन्होंने आने के लिए? हमारे मोदी जी जो करते हैं डीबीटी से सीधे अकाउंट में पहुंचता है और मैसेज सीधे फोन पे पहुंचता है। ये कोई बीच में नहीं होता फलाना जगह आके ले जाना, जहां पे आके ले जाना उसी में बीच में हिस्सा मार देते हैं लोग। कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय से मतलब नहीं होता है। आपको कहना चाहिए कि साहब हमने ये पैम्फलेट नहीं छपवाए। कहिए मैंने नहीं छपवाए, कहिए कि मैंने नहीं दिए। मैंने ही छपवाए, मैंने कहा, मैंने छपवाए, मैंने दिया। अब कह रहे स्पॉन्सर्ड। सवाल यही है। और सुहेल सेठ जी मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। चुनाव से पहले सारे वादे, चुनाव के बाद कह रहे हैं मोदी जी से ले लो, वादे करें राहुल गांधी जी और फॉर्म की भरपाई करें मोदी जी। और ये नहीं बोला था कांग्रेस पार्टी ने कि वोट हमें देना, पैसे मोदी से लेना। लेकिन अब जो है हर आदमी यही कहना चाह रहा है कि अरे भाई उनको देखो, वो स्पॉन्सर कर रहा है, उनको देखो। पब्लिक कहाँ है इसके बीच में? सुहेल सेठ जी, पब्लिक का जो मजाक उड़ाया गया है और हर वक्त उड़ाया जाता है, ये पब्लिक ही दोषी है। अगर कोई पब्लिक का इनको इस बहाने वोट दे तो उनका दोष है। पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती रहेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज को कहने में क्या है? वो राहुल गांधी का पर्सनल पैसा तो है नहीं, या किसी का पर्सनल पैसा है नहीं। आप देखिए अखिलेश यादव ने ऐसी गारंटी दी थी? नहीं दी थी। जो आदमी के पास दिमाग हो वो ऐसी गारंटीज देता नहीं है। अगर आपने गारंटी दी है तो अब आप भुगतो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हर वक्त बोलते थे ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जुमला है, ये क्या कम जुमला था? ये जुमला नहीं है। मैं ये कहता हूं नाविका जी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत में जो इलेक्ट्रेट है वो बहुत ही भयंकर इंटेलिजेंट है, वो नहीं। क्योंकि अगर लोगों ने वोट इस बहाने दिया कि उनको 1 लाख मिलेगा तो उन्होंने पैसों के लिए वोट दिया, मुद्दों के लिए नहीं। उन्होंने इसलिए वोट दिया ताकि लोग उनको, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, नथिंग एल्स। तो अगर आपको अब पैसे नहीं मिले तो आप किसके पास जाओगे? राहुल गांधी जी के पास जाइए। वो रोज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपको तो मालूम है वो दिल्ली में है, अभी तक तो वो विदेश गए नहीं, उनसे आप पूछिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाविका जी आपके कॉलीग्स को भी पूछना चाहिए कि भाई जो आपने 1 लाख का कहा था और पिछली बार जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने कहा था आपने कहा जुमला, तो ये क्या कम जुमला है? ये भी तो लोगों को बहकाने की बात है, लोगों को झूठ बोलने की बात है और फिर कहने की बात है कि नहीं भाई आप मोदी जी से लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं हैरान हूं नाविका जी, जिस पार्टी में 240 सीटें हैं वो अब ऐसे बिहेव कर रहा है कि भाई हम तो हार गए। जिनके पास 100 सीट अब मुश्किल से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ आई है, वो बिहेव कर रहे हैं जैसे वो जीत गए। दिस इज द आयरनी ऑफ इंडिया। नंबर 3, आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने पहली बार और हर बार ये कहा कि भाई यहां ईवीएम का घपला होगा, डेमोक्रेसी खतरे में है और देश बिगड़ रहा है। अब यही डेमोक्रेसी चली, यही इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ आप आज खुश हैं, यही ईवीएम्स के साथ आप आज खुश हैं। तो दोगलेबाजी और धोखाबाजी कौन कर रहा है? और मेरा सवाल देखिए कमलाकर जी, मैं सब पार्टी से नाराज और नफरत रखता हूं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा हम लोग को उतने ही टैक्स देने पड़ेंगे। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर आपको पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ गाल गलोची करनी है, आप देश को क्यों घसीटते हो? आप ये क्यों कहते हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है? अखिलेश यादव, जिसको मैं बहुत सालों से जानता हूं, उसने ये कभी नहीं कहा कि अरे देश की डेमोक्रेसी खतरे में, भारत टूट गया है। ये सब जो आप ना इररिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी का दौर आप लोग लाए हैं। अब आप देखिए ये जो अपने हमारे येलो जैकेट वाले किशोर जी हैं, उद्धव ठाकरे के खास आदमी हैं, वो भी कभी नहीं कहते। ये सिर्फ कांग्रेस की फितरत है
जिस पार्टी ने इस देश पे इतने सालों से राज किया है वही इस देश को गाली देती। तो आप भी तो कृतघ्न हो गए। यानी कमलाकर आप नहीं जी, मैं यही बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी भी तो कृतघ्न है। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया उसी देश को आप रोज गाली देते हो जब तक आपकी 100 सीटें नहीं आई। गाली देने को तो मोदी जी विदेश में कह के आए कि पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। कांग्रेस की पॉलिसीज वो हैं जिसने एक चाय बेचने वाले को एक बर्तन मांजने वाली गरीब परिवार के महिला के बच्चे को पीएम तक पहुंचाया। और वर्तमान पीएम ने पढ़े लिखे आदमी को रोजगार। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था कि भारत में जन्म लेने से शर्म आती थी। मैं आपका फैक्ट चेक करूंगी, लेकिन किशोर तिवारी जी, नहीं, एक सेकंड, किशोर तिवारी जी बोले नहीं है। किशोर तिवारी जी, एक घमासान महाराष्ट्र में भी मचा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे जी आए नहीं इंडिया अलायंस की मीटिंग में, संजय राउत जी को भेज दिया। अब मुझे बताइए महाराष्ट्र की कहानी क्या है? वहां पर तो जहां देखो वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन है। आपने भी सोचा बहुत सारी सीटें आएंगी, 9 सीटें आई, वो सिंपैथी नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। शिंदे गुट की 7 आई, आपकी 9 आई। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में भी गाड़ी कुछ इधर उधर हिल रही है, पटरी से उतर रही है? नहीं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जिस मुद्दे पे सोहेल मुझे बताना है और सुधांशु जी आपके तरफ से बताना है कि अब आपकी सरकार बन गई, 303 सांसद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप थर्ड टर्म में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताता हूं, मेरे पास मैं चार्ट देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन का। ग्रामीण के अंदर बीजेपी को वोट बहुत कम मिले हैं और वहां पर ही कांग्रेस भी आई है और शरद पवार जी की भी पार्टी आई है। जैसे आपको बंबई में सीट मिली, नागपुर में मिली, पुणे में मिली और अकोला में मिली, ऐसी जो 4 ही तो सीटें मिली आपको वहां पर, और बची हुई 5 सीटें मार्जिन बहुत कम थी। लेकिन आप अगर यूपी में भी देखते हैं तो जहां जहां पे एग्रेरियन डिस्ट्रेस और जहां जहां पर रूरल इकोनॉमी का डिस्ट्रेस है वहां बड़े बड़े पैमाने पे नकारा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे भारत में हुआ। मैं भी बताता हूं, जहां पे कैश क्रॉप लेते हैं जैसे कॉटन, सोयाबीन, ओनियन, शुगर केन, ये फार्मर नाराज है या नहीं है। अब कोर इश्यूज क्या है? कोर इश्यूज है क्रेडिट का, कास्ट का, क्रॉप पैटर्न चेंज करने का, टेक्नोलॉजी का, रिस्क मैनेजमेंट का। मैं कभी नहीं बोलता हूं मोदी जी ने इस कोर इश्यूज पे काम किया, लेकिन वो काम के रिजल्ट नहीं आए। तो मैं चाहता हूं कि थर्ड टर्म आपको मिली है। हाँ, हम तो तुम्हारे खिलाफ लड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सरकार स्थिर रहे। हाँ, कोई आपके साथी जो कोर इश्यूज नहीं है देश के, उसको छोड़कर उटपटांग चीज से आपसे नाराज हो जाए। रूरल डिस्ट्रेस की वजह से अगर ये होता तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में 29 सीटें कैसे आती ये बता दीजिए, और गुजरात में कैसे आती आप बताइए ना, और उत्तराखंड और हिमाचल में कैसे आती। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस अगर कह रहे हैं कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं और जाना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ है तो महाराष्ट्र में भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये तो बताइए। भूल गया बोलना। जमीन से नाता टूट गया। किशोर जी ने जो बात कही, पहले उसकी बात का जवाब दे देता हूं, फिर आपको। जो इन्होंने रूरल डिस्ट्रेस की बात कही, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर है तो बिहार में है, तो वहां तो क्यों नहीं हमारे खिलाफ गया। मिडिल लेवल के, मध्यम दर्जे के राज्यों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है तो उड़ीसा में है, और छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा अगर रूरल पॉपुलेशन है तो उत्तराखंड और हिमाचल में। ये तो मैं फैक्चुअल बोल रहा हूं। तो बताइए रूरल डिस्ट्रेस हमारे ऊपर वहां क्यों नहीं। इसलिए आपने अच्छी बात कही, पर यह अपने अपने नजरिए से इंटरप्रिटेशन की बात होती है। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही, तो मैं कहता हूं कि यह बात अच्छी बात है। उनको लगा कि भाई मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा,
तो उन्होंने एक प्रकार से अपनी भावना की व्यक्ति की। सुधांशु जी, योगी जी ने भी वही करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री थे, योगी जी ने भी वही करना चाहिए। तय हुआ वो उप मुख्यमंत्री बने, वैसे ही योगी जी वो ने भी वही रहेंगे करना नहीं चाहिए। रहेंगे ये पार्टी तय करती। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया नैतिक आधार पे, मगर मजे की योगी बात जी ये ने भी समझिए, करना चाहिए। 1% वोट कम हुआ और थोड़ी सीटें कम हुई। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो ये कहा, मगर देखिए कितनी मजेदार बात कि तीसरी बार 100 सीटें ना आने पे कांग्रेस वाले चहक चहक के उछक के क्या चेहरे पे चमक, मतलब जिनको 1991 में जो राजीव गांधी जी की हत्या की पृष्ठभूमि में चुनाव हुए थे उसमें 232 सीटें मिली थी, यानी 1984 से लेके 40 सालों में 240 कभी क्योंकि आप आज में जीना नहीं चाहते। सुधांशु जी मुझे जवाब देने देना नैतिक दायित्व अपने ऊपर लेने के कि भाई लगातार तीसरी बार मैं कांग्रेस को विजय तो छोड़िए, मैं 100 सीटें नहीं दिलवा पाया, इसके बावजूद और सबके चेहरे पर खुशी नाकामी ये दर्शाता है कि जानते हैं अंतर क्या होता है नाविका जी, क्लास में एक टॉपर बच्चा होता है, फिर आदमी बीच में बोलने लगते भाई भदौरिया जी बहुत गलत बात है। तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे रहे हैं। का जवाब वो तब से सवाल ही तो पूछ रहे हैं, उनका सवाल है भाई, बात तो सुनिए, काहे बड़बड़ा रहे हैं। मैं दर्शकों को बताता हूं, देखिए क्या होता है, एक टॉपर बच्चा होता है जिससे डिस्टिंक्शन मार्क्स की अपेक्षा होती है और वो डिस्टिंक्शन नहीं पा पाया तो उसमें मायूसी होती है, और एक लगातार फेल होने वाला बच्चा होता है, वो कहता देखो अब की मैं देश वो 240 सीटें जीते, थोड़ा बोल लेने दीजिए। बोल ही तो रहे हैं तब से। जैसे सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से हर मैच में सेंचुरी की अपेक्षा होती है, वो अगर 80-85-90 पे आउट हो जाए तो लोगों को दुख होता था, और एक बैट्समैन जो 5 या 10 रन पे हर बार आउट होता वो 25 पाके खुश होता था। तो कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, मगर ये दर्शाता है कि आपका धरातल और हमारा धरातल, आपकी सोच और हमारी सोच, और जनता की आपकी अपेक्षा और हमारी अपेक्षा, दोनों में हमारी अंतर है। सुन लीजिए, और भाई ये किशोर तिवारी जी का एक सवाल है। सुधांशु जी आज आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे। किशोर तिवारी जी सवाल पूछ रहे हैं। किशोर तिवारी जी आपका क्या सवाल है? 10 सेकंड। नहीं, मैं शरद पवार जी की पार्टी अभी अभी तोड़ी थी इन्होंने, और शरद पवार जी 84 ईयर ओल्ड में 10 सीटें लड़कर 8 सीटें चुन के लाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी भी पार्टी आपने तोड़ी। सबसे ज्यादा हानि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई, जो 23 से 9 सीट पे आ गई। अगर देवेंद्र फडणवीस स्टेप डाउन होते हैं और वो आप नैतिकता के हिसाब से बराबर बोलते हैं, तो सुधांशु जी, योगी जी का क्या, ये मुझे भी ऐसा बता दो ना आप। योगी जी ने भी सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी करना चाहिए। देखिए, जो इन्होंने बात कही कि शरद पवार जी 84 वर्ष के थे और उनकी पार्टी, तो आपने उनको 10 ही सीट क्यों दी? शरद पवार जी तो सबसे बड़े नेता है। बताइए, महाराष्ट्र में कोई शरद पवार जी से बड़ा नेता है कांग्रेस में या शिवसेना में? आप अपने मुंह से बोल गए कि उनको आपने 1/4 सीट के लायक भी नहीं समझा। अरे 12 तो देते, 48 में से उठाते रहेंगे। तो इसका तो आपने स्वयं अपने आप में हिसाब दे दिया कि शिवसेना ने उनसे ज्यादा सीटें ले ली, जबकि आप फिर शरद पवार जी की सीनियरिटी की दुहाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं दे रहे। दूसरा जवाब ही नहीं दिया। दूसरा सवाल भी है उनका, दूसरे सवाल पर भी थोड़ी तवज्जो दे। वो नहीं सुनाई दे रहा है उन्हें, वो नहीं दे रहे, वो सिलेक्टिव वो सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल एक बार दोबारा पूछ लीजिए। अरे योगी जी का क्या ये पूछ रहा हूँ, अनुराग, वही नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। आप गलत जगह पूछ हाँ रहे हैं। भैया सुनिए, अरे भैया किशोर जी, नहीं किशोर जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोगों ने प्रयास किया था, परंतु उत्तर प्रदेश में हमें वांछित सफलता नहीं प्रयास किया था क्या? और उत्तर प्रदेश, सुनिए, उत्तर प्रदेश एक सामान्य राज्य नहीं है। यहां से सिर्फ योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यहां से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश स्थिति, और उस पर हमने कहा हम पूरा सम्यक विवेचन करेंगे, उसके बाद जो उचित होगा निर्णय लेंगे। आप काहे परेशान? मगर किशोर जी, किशोर तिवारी जी, आपसे पूछकर तो बीजेपी फैसले नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है, और संजय मिश्रा का भदोही
बिल्कुल क्यों नहीं दिया? और यूपी में 80 में 16 टिकट दिए क्या भदौरिया जी? 20% टिकट दिए थे क्या? बताओ कितना टिकट दिए थे मुसलमानों को? हार गए। हमसे सवाल ही पूछा जाता था, विपक्ष में आप बैठेंगे, उत्तर प्रदेश विपक्ष में भदौरिया जी बताइए कितना आप टिकट दिए? बैठेंगे, हार हो गए। 240 सीटें सीटें उनकी, 37 सीटें आपकी, वो हार गए। 232 सीटें पूरी इंडिया अलायंस की, लेकिन बीजेपी हार गई, बहुमत तक नहीं ले पाए और 400 पार कर रहे थे। तो मैं झूठ बोलने की जो बीजेपी की आदत है, जनता ने झूठ बोलने की सजा दी है। चलिए, आपने इससे पहले भी 15 लाख रुपए बोलने की बात की थी, आप भी तो 80 रोजगार सीट देने ला की रहे बात थे, की थी, आप भी और तो आप हर 80 घर को सीट ला खुशहाल दे रहे थे। लेकिन पब्लिक के सवाल सुन लीजिए, आप ही के लिए है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। अनुराग भदौरिया, अगर यूपी की सफलता के लिए गठबंधन की पीठ थपथपा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड पर गठबंधन की हार पर क्या बोले? देखिए, एक चीज मान के चलिए, आपको साफ साफ बात बता दे रहा हूं, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। आप अपनी बात बताइए। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी का, और हम इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। आप धीरे धीरे देखिएगा। आप सुधांशु जी का देखिए, सुधांशु जी भी इस बात को मान रहे हैं, बोलेंगे भले नहीं। आज उनकी सरकार पूरी बहुमत में बना रहे थे, 400 पार कर रहे थे, अब अपने 272 लाने पे लाले पड़ गए, 240 में तक गए। सुनिए, बिहार में कुछ नहीं मिला, लेकिन गठबंधन रोक रहा है। बोलते थे नहीं, जिनके बारे में गलत सलत बोलते थे आदरणीय नीतीश जी को, अब आप उन्हीं को गले लगा रहे हैं। आप जब अन्य नायडू जी के बारे में आपने क्या किया था? सवाल सुनिए, पब्लिक आपकी भी बॉस है। भदौरिया जी खुश होंगे। हाँ जी सुनिए, केतन पारेख का अमेरिका से सवाल है, क्या यूपी में बहुत सारे उम्मीदवारों में अहंकार था जो बड़ी वजह रही कि यूपी में ऐसा रिजल्ट सामने आया, और महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ लाना, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना भी बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया? जवाब दीजिए, आज पब्लिक पूछ रही है। सुधांशु जी भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, सुनाई दिया। हम सवाल एक मिनट, आप जरा प्रश्न दोबारा बोल देंगे? वो कह रहे हैं कि अजीत पवार और महाराष्ट्र में शिंदे जी को आपने जो बनाया, सरकार में लगाया, आपको उल्टा पड़ा, और यूपी में जो आपने अहंकार था उम्मीदवारों में, क्या उसकी वजह से उल्टा था? हाँ, आपने जो गठबंधन की बात कही महाराष्ट्र में, तो मैंने तो आपसे पहले भी कह दिया। नाविका जी, आप तो पहले भी जानती हैं, हम हर चुनाव के बाद विस्तृत विश्लेषण करते हैं। 2014 और 19 की जीतने के बाद भी हम जहां जहां नहीं जीते थे, हमने डिटेल एनालिसिस किया। 2004 और 9 में भी किया। 2009 की शिमला चिंतन बैठक भी आपको याद होगी, उसके पहले हम लोगों ने पूछा, वो हमारा पूरा विश्लेषण होगा। महाराष्ट्र में क्या कारण रहे, बंगाल में निश्चित नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और राजस्थान अच्छा नहीं रहा। अरुण कुमार श्रीवास्तव का सूरत गुजरात से सवाल है, क्या यूपी में बीजेपी को पुरुषोत्तम रूपाला जी का बयान बहुत भारी पड़ गया, और राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या ठाकुरों का निराशाजनक वोटिंग करना भी भारी पड़ गया? श्याम सिंह का गोंडा यूपी से सवाल, इंडी गठबंधन केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और फ्री में बांटने के नाम पर वोट ले रही है। अगर ऐसा नहीं है तो जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां महंगाई और बेरोजगारी क्यों? ये सवालों के जवाब भी आपको देने चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूं, बीजेपी अपनी समीक्षा करेगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीतने के लिए इस तरह से लड़ती है कि कोई भी जाती है। जीतने के लिए इस तरह से लड़ती है कि हार जाती है। अनुराग भदौरिया जी, मानती हूं कि इस बार आपकी सीटें ज्यादा आई हैं। 2014, 2017, 2022, 2019 याद कीजिए, धरती पर पांव रहने चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन जाने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आपके मन में कई सवाल होंगे। सवाल इसको लेकर के सरकार जो बन रही है उसमें क्या होने वाला है। इस वक्त तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, सरकार ने कहा है जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी की पोर्टफोलियोज है, यानी कि डिफेंस, होम, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पोर्टफोलियोज किसी भी सहयोगी दल को नहीं दिए जाएंगे, ये बीजेपी अपने पास रखेगी। दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है टीडीपी ने 2 कैबिनेट बर्थ अपने लिए और 3 एमओएस अपने लिए मांगे हैं। पवन कल्याण जी की पार्टी के लिए 1, और बीजेपी आंध्र प्रदेश से भी 1 कैबिनेट सीट मांगी है। उधर चिराग पासवान शायद 1 कैबिनेट सीट पाएंगे।
और तीसरी तरफ जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट सीटें मांगी हैं।